सोचिए, जिस इंसान ने आपके फोन और कंप्यूटर का दिमाग बनाया, वो आपको बताए कि असलियत वो नहीं है जो दिखती है, और ये कि चेतना किसी तारे या ग्रह की तरह ही ब्रह्मांड का एक बुनियादी हिस्सा है। बिल्कुल। और आज हम फेडरिको फेगिन की इसी हैरान कर देने वाली कहानी और उनके विचारों की गहराई में उतर रहे हैं। ये कहानी एक ऐसे आविष्कारक की है जिसने हमारी पूरी डिजिटल दुनिया की नींव रखी। सिलिकॉन गेट टेक्नोलॉजी, माइक्रो प्रोसेसर, मतलब सब कुछ उनकी देन है। लेकिन ये कहानी सिर्फ तकनीक की नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसे व्यक्ति की है जो सफलता के, आप कह सकते हैं, शिखर पर पहुंचकर एक गहरे खालीपन से टकराता है। और फिर एक रात कुछ ऐसा होता है जो उसकी पूरी दुनिया को उलट-पुलट कर देता है। हाँ, तो आज की हमारी पड़ताल इसी यात्रा के बारे में है। तो हम फैगिन के स्रोतों के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक हार्डकोर वैज्ञानिक का दिमाग आध्यात्मिकता से कैसे जुड़ता है। और क्या उनका ये सिद्धांत जो कहता है कि चेतना ब्रह्मांड का आधार है, सिर्फ एक कल्पना है या विज्ञान के भविष्य की एक झलक? चलिए इस दिलचस्प सफर पे निकलते हैं। तो शुरू करते हैं फैगिन की कहानी के पहले हिस्से से। वो अपने जीवन को 3 हिस्सों में देखते हैं। हाँ, पहला हिस्सा था इटली में। जहां वो पले बड़े, पढ़ाई की। एक युवा भौतिक विज्ञानी के तौर पे अपना करियर शुरू किया। लेकिन असली तूफान तो तब आया जब वो अमेरिका पहुंचे। बिल्कुल। अमेरिका में उनका दूसरा और तीसरा चरण शुरू हुआ। वो सिलिकॉन वैली के, मतलब एकदम दिल में थे। इंटेल जैसी कंपनी में। हाँ, इंटेल में उन्होंने माइक्रो प्रोसेसर के विकास को लीड किया, वो चिप जिसने पर्सनल कंप्यूटर क्रांति को जन्म दिया। और इसके बाद तो उन्होंने अपनी खुद की कंपनियां भी शुरू की। जी, ज़ाइलॉग और सिनेप्टिक्स जैसी कंपनियां जो टचपैड और टच स्क्रीन तकनीक में सबसे आगे थीं। मतलब जिस स्क्रीन को हम आज छू रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं फैगिन का हाथ है। बिल्कुल। तो कामयाबी के हर पैमाने पर वो शिखर पर थे। एक प्यार करने वाला परिवार, दुनिया भर में पहचान, पैसा। इतना पैसा कि उन्हें जिंदगी में फिर कभी काम करने की जरूरत नहीं थी। वो सब कुछ था जो कोई भी इंसान सोचता है कि ये चीजें उसे खुशी देंगी। लेकिन कहानी में यही एक मोड़ आता है। इन सब के बावजूद वो अंदर से खुश नहीं थे। उन्हें एक अजीब सी बेचैनी, एक खालीपन महसूस होता था। और ये बात उन्हें सालों तक परेशान करती रही। बाद में जब उन्होंने इसका विश्लेषण किया तो एक बहुत दिलचस्प बात सामने आई। क्या? उन्हें एहसास हुआ कि वो कभी आज में जीते ही नहीं थे। हमेशा भविष्य की दौड़ में। हाँ, उनका दिमाग हमेशा भविष्य में लगा रहता था। अगला प्रोजेक्ट क्या है, अगले महीने का टारगेट क्या है, अगले साल की योजना क्या होगी। उन्होंने अपने आंतरिक जीवन, अपनी अंदरूनी दुनिया को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। सारी खुशी बाहरी उपलब्धियों से जुड़ी हुई थी। मतलब वो सफलता की एक ऐसी ट्रेडमिल पर दौड़ रहे थे जो उन्होंने खुद ही बनाई थी, और उन्हें पता भी नहीं था कि वो असल में कहीं पहुंच ही नहीं रहे हैं। बिल्कुल, उन्हें ये तक एहसास नहीं था कि वो बेचैन हैं, क्योंकि उस दुनिया में इसी को महत्वाकांक्षा और सफलता का रास्ता माना जाता है। तो वो अपने अंदर के खालीपन को और ज्यादा काम करके भरने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, और बड़ी उपलब्धि हासिल करके, जो कि कभी भरने वाला नहीं था। और इसी मानसिक उथल-पुथल के बीच 1990 की सर्दियों में एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। जी, उस समय फैगिन चेतना के रहस्य को समझने की कोशिश कर रहे थे। एक वैज्ञानिक होने के नाते वो न्यूरोसाइंस की किताबें पढ़ रहे थे, ये जानने के लिए कि हमारा दिमाग चेतना कैसे पैदा करता है। हाँ, और वो एक बहुत बड़ी पहेली से जूझ रहे थे। विज्ञान कहता है कि गुलाब की खुशबू, कॉफी का स्वाद या किसी अपने का स्पर्श। एग्जैक्टली। लेकिन फैगिन को ये बात खटकती थी। उन्हें लगता था कि सिग्नल तो सिर्फ जानकारी है, डेटा है। उस जानकारी का अनुभव कैसे बनता है? सिग्नल और एहसास के बीच जो खाई है, विज्ञान उसे कैसे भरेगा? बिल्कुल। और इसी सवाल के साथ वो उस रात सोए। फिर क्या हुआ? आधी रात के करीब उनकी नींद खुली। वो पानी पीकर वापस बिस्तर पे लेटे और सोने की कोशिश करने लगे। तभी अचानक उनके सीने से सफेद जगमगाती रोशनी की एक किरण निकली। सिर्फ रोशनी? नहीं, फैगन के शब्दों में वो सिर्फ रोशनी नहीं थी, वो एक अविश्वसनीय ऊर्जा थी। वो ऊर्जा खुद प्रेम, शांति और आनंद का मिला-जुला रूप थी। एक ऐसी गहरी शांति जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। ये सुनने में बहुत अविश्वसनीय लगता है। और सबसे अजीब बात ये थी कि उनकी चेतना सिर्फ उनके शरीर तक सीमित नहीं रही। वो फैल गई। हाँ, वो महसूस कर सकते थे कि वो खुद वो ऊर्जा हैं और उनकी चेतना भी उसी ऊर्जा में समाई हुई है। और फिर एक और हैरान करने वाली बात हुई। क्या? वो खुद को अपने शरीर के बाहर से देख रहे थे। मतलब वो देखने वाले भी थे और जिससे देखा जा रहा था वो भी, वो दृष्टा भी थे और दृश्य भी। एक मिनट रुकिए, ये अनुभव बहुत शक्तिशाली लगता है, लेकिन क्या ये संभव नहीं कि ये सिर्फ एक दिमागी हलचल हो, तनाव या शायद नींद की कमी से हुआ कोई
हेलुसिनेशन? बहुत जरूरी सवाल है और यही सवाल उनके दिमाग में भी आया होगा। एक वैज्ञानिक के तौर पर तो जरूर आया होगा। पर 2 वजहों से वो इसे खारिज नहीं कर पाए। पहली, ये कोई सपना या कल्पना नहीं थी, ये एक पूरी तरह से भौतिक अनुभव था। उनका शरीर कांप रहा था, उन्हें गर्मी महसूस हो रही थी। तो ये सिर्फ दिमाग में नहीं हो रहा था? नहीं, उनका पूरा अस्तित्व इसे जी रहा था। और दूसरी बात थी उस अनुभव की स्पष्टता। वो कहते हैं कि वो अनुभव हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से ज्यादा असली महसूस हो रहा था। ज्यादा असली? हाँ, और शब्दों के आने से पहले उनके मन में एक विचार आया, ये वो चीज है जिससे सब कुछ बना है। और ये अनुभव सिर्फ 1 या 2 मिनट तक ही चला? बस, लेकिन इसने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी, हमेशा के लिए। उस एक रात ने उनके विज्ञान, उनकी पहचान और वास्तविकता के बारे में उनकी पूरी समझ पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। उन्हें यकीन हो गया कि वो जो सोचते थे कि वो हैं, एक शरीर, एक दिमाग, वो असल में वो नहीं है, बल्कि कुछ बहुत बड़ा है। तो इस अनुभव ने उनके वैज्ञानिक दिमाग को पूरी तरह से उलट दिया। बिल्कुल। अब वो एक ऐसी पहेली का सामना कर रहे थे जिसे उनका मौजूदा विज्ञान समझा नहीं सकता था। एक भौतिक विज्ञानी होने के नाते उन्हें लगा होगा कि इसकी कोई तो व्याख्या होगी। हाँ, और उन्हें लगा कि अगर कोई व्याख्या हो सकती है तो वो सिर्फ क्वांटम फिजिक्स में मिल सकती है, क्योंकि वही वास्तविकता की उस गहराई तक जाती है जहां चीजें हमारे रोजमर्रा के नियमों के हिसाब से नहीं चलती। और यहीं से उन्होंने एक नया सिद्धांत बनाना शुरू किया। एक ऐसा सिद्धांत जो पारंपरिक विज्ञान से बिल्कुल उल्टा है। इससे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। पारंपरिक विज्ञान क्या कहता है और फैगन का सिद्धांत क्या कहता है? यानी पदार्थ पहले आया, चेतना बाद में। ठीक है, ये तो हमें स्कूल में भी पढ़ाया जाता है। लेकिन फेगिन कहते हैं कि नहीं, हमें इसे उलटना होगा। उलटना होगा? हाँ, उनका सिद्धांत कहता है कि चेतना यानी कॉन्शियसनेस और स्वतंत्र इच्छा यानी फ्री विल ही मौलिक हैं, वे ही असली बुनियाद हैं। मतलब वो किसी और चीज से पैदा नहीं हुई, बल्कि बाकी सब कुछ उनसे पैदा हुआ है। वैज्ञानिक भाषा में इसी बुनियाद को ऑन्टोलॉजी कहते हैं। ये तो बहुत बड़ा दावा है। मतलब चेतना दिमाग की उपज नहीं, बल्कि दिमाग चेतना को अनुभव करने का एक जरिया है। बिल्कुल। तो फिर क्वांटम फिजिक्स क्या है? वो तो हमारे विज्ञान का आधार है। क्या कमाल का सवाल पूछा है। फेगिन के अनुसार क्वांटम फिजिक्स असली इलाका नहीं है, वो सिर्फ उस इलाके का नक्शा है। नक्शा? हाँ, वो गणितीय नियम हैं जो बताते हैं कि ये मौलिक चेतना खुद को भौतिक दुनिया के रूप में कैसे प्रकट करती है। असली चीज तो चेतना और अनुभव ही है। मतलब क्वांटम फिजिक्स असलियत नहीं, बस असलियत का व्याकरण है। बिल्कुल सही। और वो कहते हैं कि ये ब्रह्मांड, जिसे वो एक या वन कहते हैं, 3 सिद्धांतों पर काम करता है। ये गतिशील है, यानी हमेशा बदलता रहता है। ये समग्र है, यानी होलिस्टिक, सब कुछ जुड़ा है। और सबसे दिलचस्प, ये खुद को जानना चाहता है। ब्रह्मांड खुद को जानना चाहता है? ये सुनने में थोड़ा अजीब है। मतलब हम सब उस ब्रह्मांड के सेल्फी कैमरे की तरह? आप ऐसा कह सकती हैं। फैगिन के मुताबिक हम और आप जैसे चेतन जीव उस एक के अनुभव करने के तरीके हैं। हम उसके हिस्से हैं जिसके जरिए वो खुद को अनुभव कर रहा है। तो फिर इस सिद्धांत के हिसाब से हम क्या हैं? अगर हम सिर्फ एक शरीर और दिमाग नहीं हैं, तो क्या हैं? फेयन बताते हैं कि हम शरीर नहीं, बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र हैं, फील्ड्स ऑफ एनर्जी। अच्छा। उन्होंने एक बहुत सुंदर उपमा दी है। जैसे हमारे शरीर की हर कोशिका में पूरे शरीर का जीनोम होता है और उस एक कोशिका में पूरे शरीर को बनाने की क्षमता होती है। बिल्कुल। वैसे ही हम भी उस एक ब्रह्मांड का एक छोटा रूप है। बिल्कुल। हम में उसकी पूरी क्षमता है। हमारी चेतना का केंद्र हमारे सिर में नहीं, बल्कि हमारे पूरे अस्तित्व में उस ऊर्जा क्षेत्र में फैला हुआ है। और इसी सिद्धांत में प्रेम की एक बहुत अनूठी व्याख्या है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी। हाँ, उन्होंने अपने अनुभव में प्रेम को महसूस किया था, लेकिन एक वैज्ञानिक के तौर पर वो उसे परिभाषित करना चाहते थे। और उनकी परिभाषा कमाल की है ना? वो कहते हैं कि प्रेम को 2 स्तरों पर समझा जा सकता है। अंदरूनी तौर पर प्रेम अर्थ का स्वाद है। टेस्ट ऑफ मीनिंग? 1 मिनट, ये तो कमाल की बात है। अर्थ का स्वाद मतलब जब हम कहते हैं कि किसी काम में हमारा दिल लग रहा है या कोई रिश्ता मीनिंगफुल है, तो फेगिन के हिसाब से हम असल में प्रेम को ही महसूस कर रहे हैं। ये तो प्रेम को सिर्फ एक रोमांटिक भावना से कहीं ज्यादा बड़ा बना देता है। बिल्कुल। जितना गहरा अर्थ, उतना गहरा प्रेम। और बाहरी तौर पर प्रेम एक शक्ति है, एक बल है जो अलग अलग ऊर्जा क्षेत्रों को एक दूसरे के साथ जोड़ता है, उन्हें एक लय में लाता है। हाँ, सहयोग करने के लिए प्रेरित करता है।
फेगन अनुमान लगाते हैं कि ये गुरुत्वाकर्षण बल जैसा कुछ हो सकता है। गुरुत्वाकर्षण वो कैसे? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण भी सार्वभौमिक है और हमेशा आकर्षक यानी अट्रैक्टिव होता है। वो कभी किसी चीज को दूर नहीं धकेलता। ये सब सुनने में बहुत आध्यात्मिक और गहरा लगता है, लेकिन अब इसे उस चीज से जोड़ते हैं जिसे फेगन ने खुद बनाया, कंप्यूटर। हाँ, ये बात उस व्यक्ति के मुंह से सुनना खास है जिसने माइक्रोप्रोसेसर का आविष्कार किया। वो कंप्यूटर और जीवित प्राणियों के बीच के अंतर को कैसे देखते हैं? ये उनकी विशेषज्ञता का क्षेत्र है और वो बहुत साफ तौर पर अंतर बताते हैं। एक कंप्यूटर सिर्फ स्विचेस से बना है, 0 और 1, ऑन और ऑफ। ये हमारे द्वारा पदार्थ पर थोपी गई एक रचना है। हाँ, कंप्यूटर के अंदर बिट्स नहीं घूम रहे होते, सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिग्नल घूम रहे होते हैं, जिन्हें हमने एक मतलब दिया है। कंप्यूटर को खुद नहीं पता कि बिट क्या होता है। वो सिर्फ हमारे निर्देशों का पालन कर रहा है। बिल्कुल। तो इस हिसाब से क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे चैट जीपीटी कभी सच में चेतन हो सकता है? फेगन के सिद्धांत के अनुसार नहीं, क्योंकि चेतना कोई प्रोग्राम नहीं है जिसे आप लिख सकते हैं। ये तो ब्रह्मांड का मौलिक गुण है। तो एक कंप्यूटर चेतना की नकल कर सकता है? हाँ, उसे सिम्युलेट कर सकता है, बहुत समझदार दिख सकता है, लेकिन वो कभी अनुभव नहीं कर सकता। और इसके ठीक विपरीत एक जीवित कोशिका है। जी, वो सिर्फ क्लासिकल फिजिक्स के नियमों पर नहीं चलती, बल्कि क्वांटम और क्लासिकल दोनों सिद्धांतों पर काम करती है। और वो सिर्फ एक बायोकेमिकल मशीन नहीं है। नहीं, वो एक सूचना प्रणाली है, एक इंफॉर्मेशनल सिस्टम। वो सिर्फ बाहर से दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करती, वो अपने अंदर की जानकारी के आधार पर निर्णय लेती है। और सबसे बड़ी बात, हमारे शरीर की खरबों कोशिकाएं उस ऊर्जा क्षेत्र से सीधे जुड़ी हैं जो हम हैं। जब हमारा चेतन क्षेत्र शरीर से संवाद करता है, तो वो किसी एक हिस्से से नहीं, बल्कि एक साथ पूरे शरीर से, हर कोशिका से संवाद करता है। अगर ये सच है तो इसका हमारी सेहत और दवाइयों पर बहुत गहरा असर पड़ सकता है। बहुत गहरा। यह समझ आत्म उपचार, सेल्फ हीलिंग और चिकित्सा के लिए नए दरवाजे खोलती है। कैसे? अगर हम सिर्फ एक मशीन नहीं हैं और हमारा चेतन क्षेत्र शरीर को सीधे प्रभावित कर सकता है, तो इसका मतलब है कि बाहरी दवाओं के अलावा हमारा अपना चेतन क्षेत्र भी शरीर को ठीक करने की क्षमता रखता है। अगर हम ये समझ लें कि हम कौन हैं, तो शायद हम अपनी बीमारियों को देखने और उन्हें ठीक करने का तरीका भी बदल सकते हैं। आज की इस पूरी चर्चा को समेटे तो कुछ बहुत बड़े विचार सामने आते हैं। पहला, जिसे हम भौतिक दुनिया समझते हैं, वो शायद सिर्फ सतह है। असलियत उससे कहीं ज्यादा गहरी और जुड़ी हुई है। और दूसरा, हम सब अलग अलग द्वीप नहीं हैं, बल्कि एक ही चेतना के समुद्र की लहरें हैं। हमारा अलगाव सिर्फ एक भ्रम हो सकता है। और इसका हमारे समाज पर भी बहुत गहरा असर पड़ता है। हमारी दुनिया ज्यादातर भौतिकवाद और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के सिद्धांत पर चलती है। हाँ, सबसे योग्य ही बचेगा। ये सिद्धांत हमें प्रतियोगिता, लालच, युद्ध और विनाश की ओर ले जाता है। लेकिन फैगन के अनुसार अगर हम वास्तविकता की असली प्रकृति को समझें, तो ब्रह्मांड का असली सिद्धांत सहयोग है और उसका माध्यम प्रेम है। खुद को जानने के लिए हमें दूसरों को जानना होगा, और वो बिना सहयोग के संभव नहीं है। और फैगन के लिए इस बदलाव की शुरुआत किसी और को बदलने से नहीं, बल्कि खुद की जिम्मेदारी लेने से होती है। बिल्कुल। जब वो अपनी सफलता के बावजूद दुखी थे, तो उन्होंने अपनी किस्मत या दुनिया को दोष नहीं दिया। उन्होंने खुद से पूछा, मैंने ऐसा क्या किया या नहीं किया जिससे ये स्थिति बनी? और जवाब था कि उन्होंने अपने आंतरिक जीवन की देखभाल नहीं की। बिल्कुल। और यहीं पर हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार छिपा है। अगर हमारे मौलिक वास्तविकता प्रेम और सहयोग पर आधारित है, जैसा कि फैगन का अनुभव और सिद्धांत बताते हैं, तो आज हम अलगाव की उस एक धारणा पर सवाल उठा सकते हैं जिसे हम अपने काम, अपने रिश्तों या समाज में सच मानकर चल रहे हैं। मतलब उस एक सोच को चुनौती देना कि मैं अलग हूं और बाकी सब अलग है। हाँ, सिर्फ एक विचार के तौर पर सोचिए, अगर हम ये मान लें कि हम सब जुड़े हुए हैं, तो क्या हमारे काम करने का, हमारे बात करने का या हमारी किसी समस्या को सुलझाने का तरीका बदल सकता है? क्या उस एक धारणा को बदलने से कुछ भी बदल सकता है?